जय हिंद दोस्त। आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के जो सामान्य परिचय हैं इनको आज हम जानेंगे। और मध्य प्रदेश के जो सामान्य परिचय हैं ये आपके चाहे पीएससी हो, एमपीपीएससी, चाहे वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश से कहा जाए तो अगर कोई भी ऐसा पूछा जाता है, कोई भी सवाल ऐसा किया जाता है तो ज़्यादातर आपके सामान्य परिचय के ही सवाल उठाए जाते हैं। और वही सामान्य परिचय जो है वही सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। अब सामान्य परिचय से तात्पर्य क्या है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, इसका मध्य प्रदेश का दिवस कब मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रगान क्या है, यही सब हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो जो देखेंगे सबसे पहले ये मध्य प्रदेश का मैप है आपका, यहां से यहां तक पूरा फैला है। और इनके आजू बाजू अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश के आसपास देखा जाए तो 5 राज्य सटे हुए हैं। जो देखेंगे ऊपर में आपका उत्तर प्रदेश यहां से यहां तक गया है, फिर नीचे छत्तीसगढ़ है, इधर नीचे की ओर बाजू में देखेंगे तो महाराष्ट्र है, और पश्चिम साइड देखेंगे तो आपका गुजरात है, और उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो राजस्थान है। इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करें तो इसको हम याद कर सकते हैं। आप ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहें तो इसको हम गुमछौरा कह सकते हैं। गुमछौरा से आपका ये पूरे के पूरे 5 जो सटे हुए राज्य हैं वो याद हो जाएंगे। गु से आपका गुजरात हो जाएगा, गु से आपका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। फिर म से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और उ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और र से राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो कितने राज्य सटे हुए हैं मध्य प्रदेश से, तो आप देखेंगे तो यहाँ 5 ही राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5। गुमछौरा, बस हमें कुछ नहीं याद करना है, गुमछौरा याद करना है। अब इधर देखते हैं हम मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और अगर बात किया जाए तो 1 नवंबर 1956 में जब इसकी स्थापना हुआ था तो किस आयोग के द्वारा हुआ था, तो देखेंगे सबसे पहले अगर कहा जाए दक्षिण भारत में 1947-48 के मध्य में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए मांग उठी, और जिसमें से कहा जाता है 3 आयोगों का गठन किया गया। दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठा। इसके बाद अगर कहा जाए तो इसके लिए जांच के लिए क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है कि नहीं, तो सबसे पहले एस.के. धर की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग का गठन किया गया, और ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश करती है, और पेश करने के बाद ये बताती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है। इसको प्रशासनिक आधार पर देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर और आर्थिक आधार पर भाषाई जो राज्यों का गठन है उसके जगह हम इस आधार को ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो धारा आयोग था इसको पूरी तरह से नकार देता है, और ये प्रशासनिक, भौगोलिक और आपका आर्थिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अपना सिफारिश करता है। लेकिन फिर भी इससे जनता संतुष्ट नहीं होती, भाषाई आधार पर अडिग रहती है। तो इसके जांच के लिए कि धारा आयोग ने कहाँ गलती की, तो इसके जांच के लिए जेवीपी समिति की गठन किया गया। कौन सी समिति की गठन किया गया, जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी समिति का गठन किया गया, और इससे भी 1948 में इसको भी गठन किया गया, और इससे भी पूछा गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार देती है।
फिर इसके बाद दक्षिण भारत में देखेंगे कांग्रेसी नेता जो थे, उन्होंने राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठनों के मांग को जोर में डालते हुए इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और 58 दिन का भूख हड़ताल इनका लगातार रहा और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सरकार मजबूर हो गई भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। इसके बाद एक नया आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के द्वारा राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग को स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करने के बाद इन्होंने कुछ सिफारिश अलग से किया, जिसमें कहा गया कि राज्यों का जो ABCD क्रम है इसको हटा दिया जाए। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते समय विशेष ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता में किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। इन्होंने सिफारिश किया कि 16 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। आगे चलकर भारत सरकार इनके सिफारिश को कुछ संशोधन करते हुए मान लेती है और 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन कर देती है, जिसमें से एक शामिल रहता है, मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल रहता है। तो अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है और किस आयोग के तहत हुआ है, तो आप बताएंगे फजल अली आयोग के तहत हुआ है। और आपको अगर भाषाई आधार पर पूछा जाता है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कौन सा है, सबसे पहले जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है तो है आपका आंध्र प्रदेश और इसका गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। फजल अली आयोग का गठन भी 1953 में किया गया और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और राज्यों का जितने भी 14 राज्य हैं इनका पुनर्गठन 1956 में किया गया, जिसमें एक हिस्सा मध्य प्रदेश भी शामिल है। अब देखेंगे इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ। उस समय जब इसका स्थापना हुआ तो देखा जाए तो यह क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा ही राज्य था। तो आगे देखेंगे मध्य प्रदेश को फिर ये मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा बोला गया था मध्य प्रदेश एक हृदय है, यानी हृदय प्रदेश की उपमा दिया गया, यानी उसकी संज्ञा दी गई। तो किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसके द्वारा बोला गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर इसके बाद बात करें तो कुछ ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जगह हैं जो राजधानियों के उपनाम से जाने जाते हैं कि कौन कौन सा राजधानी है, किसके लिए राजधानी है। तो ऐसे देखेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश का राजधानी तो भोपाल है, लेकिन कुछ और ऐसे शहर हैं जो राजधानियों के उपनाम में आते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले अगर प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं तो प्रशासनिक राजधानी में सबसे पहले आएगा आपका भोपाल, क्योंकि जितना भी प्रशासनिक संबंधी कार्य होंगे वो कहाँ होंगे? भोपाल में। तो जो भी प्रशासनिक राजधानी होगा वो कहाँ होगा? भोपाल में होगा। फिर इसके बाद अगर कहा जाता है संस्कार धानी, किस शहर को संस्कार धानी का नाम दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? सबसे बड़ी सवाल ये है कि हम तो संस्कार सुने रहते हैं, संस्कार धानी भी, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें याद नहीं आता। तो संस्कार धानी जबलपुर शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जबलपुर शहर को। और संस्कार धानी किसके द्वारा बताया गया था कि जबलपुर एक संस्कार धानी है? किसने कहा था? तो विनोबा भावे ने कहा था। संस्कार धानी किसने कहा था? विनोबा भावे ने कहा था। इसके बाद ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है। फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी के समय अगर आपको कहीं आनंद मिलेगा, अगर एंजॉय करना है तो आप सबसे पहले कहां जाना चाहिए? आपको पचमढ़ी जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? पचमढ़ी।
जो वो आपका क्या कहलाएगा, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक व खेल की राजधानी किसे कहा जाता है, तो इंदौर को आर्थिक इसलिए आर्थिक कहा जाए, जितने भी ज्यादातर उद्योग है मध्य प्रदेश में तो आपके इंदौर में है, और इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, इंदौर को, यानी ये मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद अगर बात करें संगीत राजधानी, तो संगीत राजधानी आपकी मैहर को कहा जाता है। संगीत की राजधानी किसे कहा जाता है, मैहर को, क्योंकि मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां के द्वारा, अगर कहा जाए उस्ताद अलाउद्दीन के द्वारा यहाँ देखा जाए तो इन्होंने मैहर में ही काफी गीत संगीत का सरोकार किया है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का राज्य दिवस, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस, तो राज्य दिवस उसी दिन होगा जिस दिन उसकी स्थापना हुआ होगा। जिस दिन मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ उसी दिन राज्य दिवस होगा। जैसे किसी का दिवस कब मनाया जाता है, जन्म दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन जिस व्यक्ति का जन्म होगा उसी दिन उसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जन्म दिवस कह सकते हैं या राज्य दिवस कह सकते हैं, तो कब होगा, 1 नवंबर को होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 नवंबर को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसके बाद बात करें राज्य का अंतिम पुनर्गठन, यानी मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब माना जाता है, तो 1 नवंबर 2000 को माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि उस समय देखेंगे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो यहां से देखेंगे एक और राज्य था आपका, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। उस समय मध्य प्रदेश में शामिल होने वाला एक और राज्य था छत्तीसगढ़। जब छत्तीसगढ़ शामिल था तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य होने का गौरव प्राप्त किया था, लेकिन 1 नवंबर 2000 से इसको अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया गया। तब ये देखा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा आता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो द्वितीय। अगर जनसंख्या के दृष्टि से बात करें तो 7वां आता है। कौन सा आता है, 7वां। भारत अब देखेंगे क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो 3,08,000 कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। किसमें बताएंगे, किलोमीटर में नहीं, वर्ग किलोमीटर में। तो कितना है, 3,08,252 किलोमीटर। लेकिन कहीं कहीं आपको कितना मिलता है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ये क्यों ऐसा मिलता है, क्योंकि देखेंगे एक क्षेत्र है यहाँ छत्तीसगढ़ से सटा हुआ अमरकंटक जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है, उसका कुछ ऐसे क्षेत्रफल है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में विवादित है, इसके कारण ये मिलता है। लेकिन आपके पेपर में दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, और अगर मान लीजिए पूछते हैं तो आपको यही बताना है 3,08,252 किलोमीटर। मान लीजिए अगर ये ना आए तो फिर आपको ये वाला आंसर करना है। अब इसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, मतलब कहा जाए मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल ऐसा है जो भारत का अकेले घेरा हुआ है, तो है 9.38%। कितना है, 9.38%, जो मध्य प्रदेश का प्रतिशत के हिसाब से क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश से, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में स्थान किसका, मध्य प्रदेश का। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका कि द्वितीय स्थान है। फिर इसके बाद विस्तार, अगर विस्तार की बात किया जाए तो भारत जो मध्य प्रदेश का विस्तार है उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से आपका ये पूरा दक्षिण यहाँ तक, तो इस कितने किलोमीटर है, तो 605 किलोमीटर है। जो उत्तर से दक्षिण है ये आपका कितना है, 605 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो आपका यहाँ पूर्व से यहाँ से लिया जाता है और यहाँ तक ये कितना है, पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर। कितना है, 870 किलोमीटर। अब इसके बाद देखा जाए मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसको जब कहा जाए कि जब फजल अली आयोग के हिसाब से जब गठन किया गया था, उसके पहले भी मध्य प्रदेश का नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, इधर भी शामिल था।
और वर्तमान में कहा जाए मध्य प्रदेश को किस किन उपनामों से जाना जाता है, तो कौन कौन से इसके उपनाम है, तो उपनाम से जाना जाता है तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, मैंने आपको पहले ही बता चुका कि इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा ये संज्ञा दी गई थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के। नदियों का मायका, नदियों का मायका क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए नदियां तो मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए नदियों का मायका। फिर अगला है कोहिनूर हीरा, ठीक ना, कोहिनूर हीरा यानी कोहिनूर प्रदेश। क्यों कोहिनूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए हीरा है, अगर हीरा के उत्पादन कहा जाए मतलब निकलता है अगर कहीं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। कोहिनूर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोहिनूर एक हीरा था, वो जो कहा जाए सबसे अच्छा हीरे में गिनती होता है, उसी के उपनाम से यहाँ दिया गया है मध्य प्रदेश को कोहिनूर हीरा। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, लगभग 55% मध्य प्रदेश अकेले पूरे भारत में सोयाबीन का उत्पादन करता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। लघु भारत, लघु भारत क्यों कहा जाता है, तो देखेंगे भारत के मध्य में स्थित होने के साथ साथ क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो द्वितीय स्थान पर आता है और इसकी आकृति भी काफी अच्छी है। इसके बाद वनों का राज्य, तो देखेंगे सबसे ज्यादा अगर वन है किसी राज्य में तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी गिनती होती है। फिर उद्यानों का राज्य, यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसे उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है। फिर तेंदुपत्ता राज्य, क्योंकि देखेंगे 50% से लगभग ऊपर मध्य प्रदेश से अकेले तेंदुपत्ता का क्या करता है, उत्पादन करता है, यहाँ सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता तोड़े जाते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का गान क्या है, तो मध्य प्रदेश का गान है सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है। तो सुख का दाता सबका साथी ये क्या है, मध्य प्रदेश का गान है। फिर इस गान के रचनाकार कौन थे, महेश श्रीवास्तव। सुख का दाता सबका साथी का रचनाकार कौन थे, महेश श्रीवास्तव। संगीतकार यानी गाने वाले कौन थे, आदेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव, आदेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, आदेश श्रीवास्तव। और गीतकार कौन थे, देखा जाए तो इसको देखा जाए तो कब घोषणा किया गया है, सुख का दाता सबका साथी 2011 में इसकी घोषणा कर दी गई है। तो ये आज का मेरा वीडियो यहीं से समाप्त होता है और सामान्य परिचय में देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अगला कल देखेंगे सामान्य परिचय, इसके बारे में अभी बहुत पढ़ना है आपको, तो कल पढ़ेंगे।